जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको बताना चाहता हूं कि झारखंड में JNRC झारखंड नर्सिंग काउंसिल में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन भी आ चुका है एक एक करके। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता चुका हूं बिहेवियर साइंस का। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड का हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह प्रश्न 2022 से 23 के लिए अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, उसी का यह पेपर है, समझ गए। तो आपको जो है इस चीज़ को देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। आगामी जिस भी स्टेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी डियर है आप ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो आगे आने वाले जिस भी स्टेट में एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और इन सभी प्रश्नों का कंप्लीट तैयारी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न है 15 नंबर के, ठीक है। डिफाइन नर्सिंग को डिफाइन करना है 3 नंबर, समझ गए। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखना था 6 नंबर। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी हम पढ़ा रखे हैं। अस्पताल और इनके कार्यों के प्रकार लिखना है, ठीक है। यानी हॉस्पिटल और इनके टाइप्स और इनके कामों को लिखना है 6 नंबर, कुल मिला के 15 नंबर। और यह 15 नंबर हम बिल्कुल आसानी से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे है शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इन पांचों पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। इन पांचों पर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, समझ गए। इन पांचों पर शॉर्ट नोट लिखना है, समझ गए। रोगी की भर्ती एडमिशन प्रक्रिया अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं। डिस्चार्ज प्रक्रिया कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं। बॉडी मैकेनिज्म शारीरिक यांत्रिक यह भी पढ़ाए हैं। बिस्तर बनाना बेड मेकिंग और इसका क्या उद्देश्य होता है पढ़ा चुके हैं। कॉन्स्टिपेशन कब्ज के बारे में, तो इनमें से सभी प्रश्न पढ़ा चुके थे। बस जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, बाकी जो बाद में आए हैं जो इधर उधर से देखते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होगा कि मैंने कितना क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो 15 नंबर ये भी आसान था बनाना। तीसरा प्रश्न है जो कि डिफरेंस का है, अंतर स्पष्ट करने वाला का है। हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, यह क्वेश्चन भी हम डिफरेंस वाला में बता चुके हैं, अंतर बताने वाला में। ताप और ज्वर हीट और फीवर यह भी पढ़ा चुके हैं। आर्टीरियल ब्लीडिंग वेनस ब्लीडिंग, जब मैंने हेमरेज के प्रकार पढ़ाया था तो वहाँ पे आर्टीरियल ब्लीडिंग और वेनस ब्लीडिंग यह दोनों के बारे में पढ़ाए थे। तो आप जो भी पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा, ठीक है। आगे चलिए, ये हो चुका। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब ये भी आपके 15 नंबर के था, 3 का है, ठीक है। 5-5 नंबर का एक था 15 नंबर, तो ये भी 15 नंबर बिल्कुल आसान था। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को बताना है। कहता है ए नैरो बैंडेज शुड बी यूज टू मेक ए नो रिफ। कहता है रीफ गांठ बनाने के लिए एक संकरी पट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो माय डियर यह भी बिल्कुल सही है। चाहे यहाँ पे नैरो बैंडेज हो या यहाँ पे फोल्डिंग बैंडेज हो, ठीक है, फोल्डेड नैरो हो, यह बात वही होता है। अगर नैरो के जगह पर फोल्डेड रहता तो बात वही होता है, और नैरो का भी मतलब घुमावदार ही होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, यह सही है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन जो है वेस्ट मेथड है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का। तो कहता है हम अपने मुंह से किसी ऐसे व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है, हाँ, तो हम उसको अपने मुंह से उसके मुंह में फूंक मारते हैं, श्वसन देते हैं, तो वह एक कृत्रिम श्वसन की अच्छी विधि है। तो यह बिल्कुल सही है। अगर नींद पड़ता है फर्स्ट एड में यह काम होता है कि अगर देखते हैं कोई घायल व्यक्ति है उसका श्वसन बंद हो चुका है तो हम अपने मुंह से उसके मुंह को क्या करते हैं,
फूंक मारते हैं और यह फूंक क्या करता है, उसको आर्टिफिशियल काम करता है कृत्रिम रूप से। तो यह माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन बेस्ड मेथड है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का। ओके, तो ये सही हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू होगा, समझ गए। कहता है एब्डोमिनल बिंडर इज यूज टू अप्लाई प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट, ये गलत हो जाएगा। देखिए एब्डोमिनल बिंडर का मतलब होता है कि देखते होइएगा आप लोग कि लोग जो है सर्जरी के बाद स्पाइनल पेन होने पर, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो है इंसिजन चीरा लगने के बाद, ऑपरेशन के बाद दर्द उर्द पर, स्पाइनल पर प्रेशर कम करने के लिए यह जो है पेट पर एक बेल्ट दिया जाता है, पेट पर एक बेल्ट लगा दिया जाता है, वही एब्डोमिनल बिंडर होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग दर्द में करते हैं, स्पाइनल से सहारा देने में करते हैं, ठीक है, इंसिजन में करते हैं, चीरा लगता है उसके बाद करते हैं आराम के लिए। तो इसका उपयोग ये सब है, ना कि ब्रेस्ट पर प्रेशर देने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है इंजेक्शन द्वारा औषधि देते समय कभी भी खाली सुई न लगाए, बिल्कुल सही है। इंजेक्शन द्वारा, सॉरी हाँ ये सही होगा, कभी भी नेवर इंजेक्ट एयर वाइलिंग गिविंग ड्रग बाय इंजेक्शन। कहता है कभी भी जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज है, उसमें बबल एयर नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि इन सिरिंज में हम जब दवाई को लोड करते हैं तो उसको बबल फ्री करते हैं, मतलब उसमें से एयर प्रेशर को निकाल देते हैं हल्का दवाई ऊपर करके, ठीक है, पिस्टन को धकेल कर उसको एयर फ्री कर देते हैं, ताकि वो एयर बॉडी में जाएगा तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, इसलिए हम एयर को रिलीज कर देते हैं। तो ही कहता है कि इंजेक्शन द्वारा औषधि देते समय कभी भी खाली सुई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खाली सुई में बबल होता है, हवा होता है, और वह हवा अंदर जाके समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए खाली सुई नहीं लगाना चाहिए, बात सही है, ठीक है। औषधि विज्ञान यानी फार्मेकोलॉजी जो है जीवित जीवों पर, मतलब मनुष्य पर या किसी जीवित व्यक्ति या जीवित किसी पर औषधियों के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो फार्मेकोलॉजी में प्रभाव का भी अध्ययन करता है और दुष्प्रभाव का भी अध्ययन करता है, यह दोनों चीज़ों का अध्ययन करता है। अगर दवाई है किसी को हम देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है, अगर दवाई देंगे उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट आया है, साइड इफ़ेक्ट का भी पता करता है। तो फार्मेकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे है हीट रेगुलेशन सेंटर इज हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में जो ताप का नियंत्रण होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है, ठीक है, तो यह भी हमारा राइट हो जाएगा, सही होगा, ठीक है, ये तो 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। कहता है राइजर हैज 4 स्टेजेज। देखिए राइजर जो होता है, राइजर मोर्टिस जो होता है, व्यक्ति का जब डेथ होता है तो व्यक्ति का जो कठोरता होता है, बॉडी का जो कठोरता हो, देखते होइएगा जब कोई व्यक्ति डेथ करता है तो धीरे धीरे उसका बॉडी कठोर होने लगता है, टाइट होने लगता है, और उससे टाइट होने को हम लोग राइजर मोर्टिस कहते हैं। इसका अवस्था मेनली 4 अवस्था होता है, और ऐसे कहेगा तो कुल 6 अवस्था होता है, समझ गए, लेकिन यहाँ पे 4 चरण दिया है तो यह भी सही होगा, क्योंकि मेनली रूप से 4 चरण होता है, ठीक है। आगे है, कहता है माय डियर सांस लेने में कठिनाई को निगरण कष्ट के रूप में जाना जाता है। मतलब कहता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग इज नोन एज डिस्फेजिया। निगलने में कष्ट को हम लोग क्या सांस में कठिनाई से जानेंगे? नहीं, निगलने में जब कट होता है तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है, लेकिन सांस में कठिनाई होता है तो उसे डिस्पोनिया कहेंगे। तो यहाँ पे तो डिस्पोनिया है नहीं, डिस्फेजिया है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। कहता है कम्युनिकेबल डिजीज इज द इन्फेक्टियस प्रोसेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनोदर पर्सन, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। संचारी रोग, कम्युनिकेबल रोग एक ऐसा रोग है, एक ऐसा संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ये सही है, ठीक है। आगे है बीएमडब्ल्यू। मेडिकल में बीएमडब्ल्यू को हम लोग बायोमेडिकल बेस्ड कहते हैं। मेडिकल में हम लोग बीएमडब्ल्यू को क्या कहते हैं? बायोमेडिकल बेस्ड कहते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। और बायोमेडिकल बेस्ड जो होता है यह रोग पैदा करने वाले जीवों की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है देख लीजिए, बीएमडब्ल्यू इज डिफाइंड एज द अब्सेंस ऑफ डिजीज
डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये हो जाएगा अपन का गलत। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि BMW जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट, यह एक प्रकार से जैव, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, समझ गए, जैव कचरा और यह जैव कचरा और यह कचरा जीवों की अनुपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये BMW गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपन का, यहाँ पे इतना मैंने बता दिया ट्रू फॉल्स, देख लीजिए जिनका जो सही है। अब हमारे पास आखिरी प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, देख लीजिए। पांचवा प्रश्न में है फुल फॉर्म बताना है। CPR बता चुके हैं, TDS, BID, AC, QID, HS, PC, WHO, UTI, ORT, सब के सब हम लोग पढ़ा चुके थे फुल फॉर्म। अगर नहीं विश्वास है तो जाके देखिए, पता चल जाएगा कि मैंने ये सब पढ़ा रखा है या नहीं। मान गए एक आध नहीं पढ़ाए होंगे, फिर भी कितना है, फिर भी आपका देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 5 10 है, 15 नंबर का है। तो 10 में अगर 8 भी मैंने पढ़ा दिया तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, 2 हम नहीं पढ़ाए, 3 नंबर कटेगा, 12 नंबर तो मिलेगा ना। और इसमें अगर सही लिखते हैं तो सही नंबर, फुल नंबर मिलेगा। तो मान गए 2 हम नहीं अगर पढ़ाए हैं तो फिर भी समझिए 8 क्वेश्चन अगर इसमें से आप बना देते हैं तो 12 नंबर तो आसानी से मिल जा रहा है। तो इस हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। अब एक आध क्वेश्चन होता है ऐसा जो मान के नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर पढ़े होइएगा तो 100 में 100% मैंने सब पढ़ा रखा है। नॉलेज आपके अंदर कितना है ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, मैंने बता दिया। अब आगे जो भी लोग का एग्ज़ाम बाकी है किसी भी स्टेट में, बिहार, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, आप लोग तैयारी कीजिए। तैयारी ही बेस्ट तरीका है, पढ़ना ही बेस्ट तरीका है। नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।